गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 8 ऑफ योर यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फैराडे के दो लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ। अब हम आज के लेक्चर में करेंगे उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एन फैक्टर कैसे देखते हो या फिर कैसे निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो मैं कुछ आयंस का आपको एन फैक्टर निकालना बताऊंगी जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स में ऐसे आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपका होता क्या है, एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर होता है बेटा आपका वैलेंसी, आप कह सकते हो वैलेंसी ऑफ अ मेटल या फिर आप कह सकते हो चार्ज ऑन आयन। ठीक है, दोनों एक ही बात है कि किसी भी आयन पे कितना चार्ज है वो आपको बताएगा उसका एन फैक्टर कितना है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिखती हूँ और उनके एन फैक्टर देखेंगे आज हम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपका है लिथियम पॉजिटिव। तो बेटा जैसे आप देख सकते हो लिथियम के ऊपर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। पोटेशियम पॉजिटिव, अब यहाँ देखो इसके ऊपर क्या है, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक और बात बेटा मैं आपको बताना चाहूंगी, एन फैक्टर जो होता है आप उसमें कभी भी साइन इंक्लूड नहीं करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करोगे। तो एन फैक्टर आपका कभी भी ना तो फ्रैक्शंस में होता है ना ही नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में होता है, उसको आप नॉर्मली इंटीजर लोगे, इनके आगे साइन कभी भी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो और देखते हैं जैसे आपका मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। बेटा मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना है, Mg2 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ही कैल्शियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे कैल्शियम का एन फैक्टर कितना होगा, कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो एन फैक्टर आपका 2 होगा। अब देखते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपको क्या मिलती है एज अ कैथोड या एनोड प्रोडक्ट, आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, H2 मिल रही है। ठीक है, तो उसका एन फैक्टर आप कैसे पता लगाओगे? बेटा एक हाइड्रोजन पे आपको पता है +1 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय +1, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो +2 होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1, तो 2 हाइड्रोजन पे कितना होगा, +1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि टोटल चार्ज आपका कितना होगा, 2 होगा, +2 होगा, यानी कि आपका एन फैक्टर कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, ये देखो फिर से बता रही हूँ, एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, 2 हाइड्रोजन पे चार्ज होगा +2, तो उसका एन फैक्टर होगा 2। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कई बार आपने ऑक्सीजन गैस भी देखी है, एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रही है। तो बेटा एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -4, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस जब आपको लिखी हो इस फॉर्म में, तो उसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा उसका, 4 होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2, तो -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -4, यानी कि 2 ऑक्सीजन पे चार्ज होगा टोटल -4। बट हम चार्ज यहाँ कैलकुलेट लेते नहीं है, चार्ज को इंक्लूड नहीं करते एन फैक्टर में, तो आपका एन फैक्टर होगा 4। ठीक है बेटा, अब आगे देखो आपको क्लोरीन गैस मिलती है कई बार एज अ प्रोडक्ट। तो बेटा एक क्लोरीन पे आपका चार्ज होता है -1, या फिर आप कह सकते हो चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, 2 क्लोरीन पे कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज होगा, यानी कि वहां आपका एन फैक्टर क्या हुआ, 2। तो 2 क्लोरीन पे कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 क्लोरीन। ठीक है, और एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन पे -2 होगा और आपका एन फैक्टर 2 होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही और देखो एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा मर्क्यूरस 2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, इसके ऊपर साइन कैसा है, 2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ एन फैक्टर जो होगा आपका 2 होगा। आगे देखो Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव आपने देखा होगा सिल्वर के ऊपर हमेशा साइन 1 पॉजिटिव आता है, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना है, 1। ऐसे ही अगर हम देखें कॉपर 2 पॉजिटिव, तो कॉपर के ऊपर साइन कितना है, 2 पॉजिटिव, यानी कि एन फैक्टर यहाँ पे कितना है, 2 है।
ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ आयंस है जिनका हमने एन फैक्टर निकालना देखा, कैसे आप देख सकते हो। इन के एन फैक्टर को अच्छे से देख लेना। वैसे इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कि आपको याद करना पड़े, ठीक है। डायरेक्टली आयंस पे जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो आयंस ऐसे हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं या फिर इनका एग्जाम्पल दिया होता है, या फिर मैं कहूँ कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये एज अ कैथोड या एनोड प्रोडक्ट मोस्टली आपको मिलते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी मिलते हैं, उनके भी अगर कभी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में एन फैक्टर पूछ लिया जाए तो आप उनका कैसे निकालोगे, चार्ज देख के निकालोगे। तो एन फैक्टर किस फॉर्मूले में यूज होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है बेटा, तो नंबर ऑफ मोल आप कैसे लेते हो, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय आई दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 9650 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। ये आपका एन फैक्टर यहाँ पे आता है। तो यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रखा है तो आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर कैसे निकाला जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखो बेटा, तो देखो बेटा, फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो देखो क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। आपको कितना चार्ज रिक्वायर होगा फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। आपको इस रिडक्शन करवाने के लिए, इस रिडक्शन का होने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ये दो आपको रिडक्शन दी हुई है। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा, जो चार्ज होता है वो क्यू होता है। क्या होता है, क्यू, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, क्यू मतलब क्यू डिनोट करता है आपका चार्ज, ठीक है। और क्यू जो है बेटा आपका, क्यू की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। क्या होती है, कूलम। सी जो आप डिनोट करते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जो बच्चों को डाउट रहता है, जो आपका कूलम है आपका 9650 कूलम जो है वो आपका बनाता है 1 फैराडे। कितना बनाता है, 1 फैराडे। तो कई जगह आपका अगर कूलम की जगह फैराडे में भी दे रखा है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। 9650 कूलम आपका बनाता है 1 फैराडे, ठीक है। तो Q होता है आपका चार्ज, यूनिट होती है चार्ज की क्या, कूलम। और 9650 कूलम आपका कितना बनाता है, मेक 1 फैराडे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। देखो आपका क्या है कि कितना आपको चार्ज चाहिए, कितनी क्यू की रिक्वायरमेंट है इस रिडक्शन के लिए। आपका क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al एल्मोनियम, ठीक है। तो एल्मोनियम 3 पॉजिटिव को जब आप रिड्यूस करोगे किसमें, Al में, तो इन्होंने पूछा है कि कितना आपको चार्ज चाहिए इसको रिड्यूस करने में। तो आप देख सकते हो बेटा Al3 पॉजिटिव क्या है, क्या चार्ज है इसके ऊपर, 3 पॉजिटिव। इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ऑफ कोर्स इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन आपका कहाँ होता है, कैथोड पे होता है, ठीक है। और कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये आयन कैथोड पे जाके कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी रिडक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम इसका रिडक्शन करेंगे, कैसे करेंगे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 की। तो यानी कि आपका एल्मोनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। और आपको निकालना है कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव, 1 मोल एल्मोनियम 3 पॉजिटिव जब कन्वर्ट होगा Al में, एल्मोनियम में, तो आपको कितना चार्ज चाहिए होगा। तो बेटा आप अगर इसको देखो यूनिटरी मेथड से देखो, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड आपका क्या होता है, जैसे मोल से लेके देखो, इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर हम करें, यूनिटरी मेथड मतलब हम स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, आपका 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम कब बन रहा है, जब आप क्या कर रहे हो, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। जब आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हो Al3 पॉजिटिव को, तब जाके आपका 1 मोल एल्यूमिनियम बना है, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो। अब आपको पता है कि क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मैंने आपको बताया था कितना होता है, 9650 कूलम होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 मोल
इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, क्योंकि आपके 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं Al3 पॉजिटिव को कन्वर्ट करने में Al में, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं एल्युमिनियम 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव को कन्वर्ट करने में 1 मोल ऑफ Al, ठीक है, कि आपका एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में। तो आप कह सकते हो 1 मोल एल्युमिनियम रिक्वायर 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक मोल एल्युमिनियम को कितने मोल चाहिए, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे आपका चार्ज होता है 96500 कूलम, तो 3 पे कितना होगा 3 मल्टीप्लाई। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 1 मोल एल्युमिनियम को कितना चार्ज चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना है बेटा आपका 0 0 5 3 15 1 6 3 18 1 19 1 9 3 27 और 28 कूलम, ठीक है, इतना कूलम चाहिए। ये तो बात हो गई आपके कूलम की, कि आप जब 1 मोल Al3 को कन्वर्ट कर रहे हो 1 मोल Al में, तो आपको इतना कूलम चार्ज चाहिए। बट अगर कभी आपका क्वेश्चन पूछा है कि फैराडे कितना चाहिए, कितना फैराडे चार्ज चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था एफ में पूछा है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था बेटा 9650 कूलम किसके बराबर होता है, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो उसको कितना चार्ज चाहिए 3 फैराडे, ठीक है। और कूलम में चाहिए तो क्या करोगे 3 फैराडे को मल्टीप्लाई कर दोगे 96500 कूलम से, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 96500 से, ठीक है, वो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये हो गई फर्स्ट पार्ट की बात। अब अगर हम सेकंड पार्ट देखें आपका, तो सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है 1 मोल ऑफ MnO4 टू Mn2 पॉजिटिव, कि आपका 1 मोल MnO4 नेगेटिव को कितना चार्ज चाहिए किसमें कन्वर्ट होने के लिए 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ देखो मैग्नीशियम तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट अगर हम इसे बैलेंस करें तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, हम ऑक्सीजन वहां 4 बनाने के लिए इसमें क्या कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से अब क्या हुआ, ऑक्सीजन तो 4 हो गए बट हाइड्रोजन 8 हो गए, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो आप कह सकते हो 8H पॉजिटिव हो गए, ठीक है बेटा। तो अब अगर इस इक्वेशन को देखो, चार्ज देखते हैं कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका चार्ज बैलेंस है या नहीं है। तो देखो 8 तो पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है, कितना टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज कितना हुआ +7 चार्ज हुआ इस साइड, और इस साइड देखो सिर्फ +2 है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इस साइड +2 है, इस साइड +7 है, इसका मतलब हमें +7 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो उसका रिडक्शन करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को किसमें +2 में। तो आप कैसे कर सकते हो, जब आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, बेटा +7 चार्ज था टोटल इसका, +8 इसका और 1 नेगेटिव इसका, नेट चार्ज इन दोनों पे कितना था +7। तो +7 में जब आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यानी कि 5 नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका ये, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें +2 में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो 7 तो चार्ज ये -5 होने की वजह से अब +2 चार्ज यहाँ हो गया और +2 चार्ज यहाँ पे हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर देखें ये इक्वेशन आप कंप्लीटली आपकी बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पे अगर देखें आपका क्या है कि 1 मोल Mn2 पॉजिटिव को, सॉरी 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव नहीं, यहाँ इसको चाहिए 1 मोल, सॉरी इसका 1 मोल को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन की ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो सके Mn2 पॉजिटिव में। तो 1 मोल ऑफ, इसके आगे कोई स्टेक्योमेट्रिक नहीं है तो आप 1 मानोगे, तो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, 1 मोल ऑफ, यहाँ 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Mn4 नेगेटिव रिक्वायर्स, कितने रिक्वायर है उसको 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि आपको यही पूछा है कि 1 मोल MnO4 को
रिड्यूस अगर आप करोगे किसमें, Mn2 पॉजिटिव में, तो कितना आपको चार्ज चाहिए। तो 1 मोल MnO4 को रिड्यूस कर रहे हो आप Mn2 में, तो कितने रिक्वायरमेंट है, 1 मोल के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 5 है। तो 1 मोल MnO4 नेगेटिव को रिड्यूस होने के लिए 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको पता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96500। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 9600। तो अगर आप इसको क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे बाय चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपका कितना हो गया है, 0 0 0 5 6 5 30 2 3 9 5 45 46 47 48 कूलम, ठीक है। तो ये आपका हो गया कूलम में, ठीक है। अगर आपका फैराडे में पूछा है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि फैराडे में पूछा है तो एक फैराडे में 96500 कूलम होता है, यानी कि आप कह सकते हो फैराडे में उसको 5 फैराडे चाहिए, ठीक है बेटा। तो हमने दोनों यूनिट्स में आपका क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया। तो ये आपकी बात हो गई न्यूमेरिकल 1 की। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन है, उनको ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज मेक मी नो, ओके। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे आपका न्यूमेरिकल 2। देखो बेटा आपका न्यूमेरिकल सेकंड क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक सॉल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, आपका सॉल्यूशन है, यानी कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सॉल्यूशन फिल किया, इलेक्ट्रोलाइट क्या फिल किया है आपने, कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसको उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया, ठीक है, कब तक, फॉर 10 मिनट्स तक उसको इलेक्ट्रोलाइज किया विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर का करंट दिया गया बैटरी से 10 मिनट तक। अब आपको करना क्या है इसमें, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, कि कैथोड पे कितनी कॉपर की अमाउंट डिपॉजिट होगी, कितना मास या फिर आप कह सकते हो कितना वेट कॉपर का कैथोड इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो हम पहले इसकी वो ले लेते हैं। आपको पता है कि कैथोड यहाँ गिवन है, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। कैथोड आपका कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन को लेंगे, वही तो डिपॉजिट होगा। तो पॉजिटिव आयन आपका कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें से अगर हम पॉजिटिव निकाले यानी कि कैटायन पार्ट निकाले तो Cu2 पॉजिटिव और एनायन पार्ट होगा SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो आयन है कैथोड पे जाके क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, +2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें बेटा, Cu में, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कॉपर जो आयन है कैथोड के पास जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गए हैं और वहां पे कैथोड पे डिपॉजिट हो गए हैं। ये जो कॉपर आपका बना रिड्यूस होने के बाद, ये कॉपर मेटल आपका डिपॉजिट हो गया है कैथोड पे। तो हमें बताना है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कि कितना मास आपका कॉपर का डिपॉजिट हुआ है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा हम ये क्वेश्चन करेंगे आपका अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वेट जो है वो इक्वल होता है किसके, एटॉमिक मास। अगर आपका एटम है तो ये तो आपका एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल कब होता है, जब यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये आपका एटॉमिक मास लेंगे हम, यहाँ पे एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय आई, मल्टीप्लाई आई क्या है आपका, आई क्या है बेटा आपका करंट है, ठीक है। तो आई मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। अब वो एन फैक्टर आपका यहाँ काम आएगा। तो आपको वेट किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है कि कितना कॉपर का अमाउंट आपका डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम, गिवन क्या क्या है आपका, गिवन बेटा आपका क्या है, एटॉमिक मास कितना गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। यहाँ ये गलत लिखा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक है। एटॉमिक मास कितना गिवन है आपका बेटा, यानी कि AM कह सकते हो आप, कितना गिवन है 63.5 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब बात देखते हैं आपका करंट कितना है, करंट कितना है, आई की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। करंट आप हमेशा एम्पियर में ही लोगे। उसके बाद टाइम देखिए तो बेटा टाइम कितना है आपका 10 मिनट्स, टाइम आपका है 10 मिनट्स,
टाइम आप हमेशा सेकंड्स में लोगे, तो हम 10 मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया आपका ये 600 सेकंड, ठीक है। तो अब बात आती है एन एफ फैक्टर की। एन फैक्टर क्या है आपका बेटा? मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी आयन जिसपे चार्ज हो, जिस आयन का आपको मास निकालना हो, वेट निकालना हो, ठीक है, इक्विवेलेंट मास निकालना हो, उसके ऊपर जो चार्ज है उस आयन का, वही एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर आपका कितना है? यहाँ लिख सकते हो एन फैक्टर आपका कितना है? 2 है। तो इसको कैलकुलेट करो, W इक्वल टू CU, वेट ऑफ कॉपर 63.5 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 1.5, टाइम कितना है 600 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद 96500 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर आपका कितना है 2 है। इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो बेटा तो आपका वेट ऑफ कॉपर आएगा 0.296 ग्राम। कितना आएगा? 0.296 ग्राम। तो यहाँ से आपका निकल गया है वेट ऑफ कॉपर जितना आपका कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी बेटा कि आप हमेशा क्या करो, यूनिट्स लिखा करो, ठीक है, साथ साथ यूनिट्स लिखा करो ताकि लास्ट में आपको सॉल्व आउट आसानी से आपको मतलब कि वैल्यू यूनिट के साथ मिल सके, ठीक है। तो अब हम आपका न्यूमेरिकल थर्ड करते हैं। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखो क्या कहता है। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल containing silver nitrate solution and copper sulfate solution are connected in series। मतलब आपके 2 सेल है, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिल्वर नाइट्रेट फिल है और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या फिल है? कॉपर सल्फेट फिल है। ये दोनों सेल आपके सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था? अ स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर वॉज पास। उसके बाद क्या किया? 2.5 एम्पियर का करंट पास किया गया। उसके बाद आपका क्या हुआ? पास थ्रू देम टिल, कब तक पास किया गया? जब तक आपका 1.078 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो, ठीक है, कि जब तक इतना मास जो है सिल्वर का डिपॉजिट हुआ तब तक आपका करंट पास किया गया। उसके बाद आपसे पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कि करंट कितनी देर फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज द, यानी कि यहाँ आपका क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग डज द करंट फ्लो, का मतलब है कितने टाइम के लिए पास किया गया। ये तो बता दिया कि कितना अमाउंट पास किया गया, पर पूछा है आपसे कितने टाइम के लिए पास किया गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या पूछता है? व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कि कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट होगा, आपका जम जाएगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। तो देखो बेटा 2 है आपके सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या होता है? AgNO3 और दूसरा आपका क्या है? CuSO4, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? पहले गिवन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है आपका। गिवन है बेटा आपकी I की वैल्यू है, I कितनी है? 2.5 एम्पियर। नेक्स्ट आपका क्या दिया है? मास दिया है, वेट दिया है किसका? Ag का वेट दिया है, कितना दिया है? 1.078 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है वेट ऑफ कॉपर। तो आपके ये 2 पार्ट पूछा है। पहला पार्ट हम ये टाइम वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो पहले पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा? आपको वेट पता है, आपको करंट पता है, तो हमने जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। WAG इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 9650 कूलम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। यानी कि आप इस फॉर्मूले से आप सॉल्व आउट कर सकते हो टाइम, ठीक है। हमें ये निकालना है। अब देखो आपके पास इसमें क्या क्या है? एटॉमिक मास सिल्वर का गिवन है। आपका क्या है? आपको करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर। उसके बाद टाइम आपको निकालना है,
ये आपकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। एन फैक्टर यानी कि आपको अब चाहिए एन फैक्टर। आप वेट किसका निकाल रहे हो, आप वेट निकाल रहे हो एजी का। तो आपको पता है एजी जो है आयन, सिल्वर आयन कैसे एग्जिस्ट करता है, एजी पॉजिटिव में, ठीक है। ये कैथोड के पास जाके एक इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस हो जाता है एजी में, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताई भी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो बेटा यानी कि यहाँ जो एजी का सिल्वर का जो एन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ 1, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो इसको। वेट आपको गिवन है, वेट की वैल्यू लिखो कितनी है 1.078 इज इक्वल टू, ये ग्राम में है। आपको मास गिवन है 107.8, करंट आपको 2.5 एम्पियर गिवन है, टाइम आपको निकालना है अपॉन 96,500 कूलम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर आपका क्या होता है 1 है इसका, ठीक है, सिल्वर का। तो यानी कि टाइम को एक साइड ले लो, बाकी सबको एक साइड ले लो, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है पूरा, टी को एक साइड ले लो, आपका क्या हुआ 1.078 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 96,500 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 107.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है बेटा। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा t इज इक्वल टू 965 अपॉन 2.5, जो कि आपका आएगा 386 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये आपकी आ गई, टाइम आपका निकल गया। अब यानी कि टाइम आपका निकल गया, कितना है टाइम आपका 386 सेकेंड्स है। अब आपको नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो है वेट ऑफ कॉपर। क्या निकालना है बेटा आपको, वेट ऑफ कॉपर। तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, यहीं पे करेंगे। देखो बेटा कॉपर के लिए, देखो कॉपर के लिए क्या होता है, कैसी रिएक्शन होती है, Cu+2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है कॉपर आयन। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड से, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 2 सेल है, एक सेल में आपका Ag पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है A में, ठीक है, Ag में, और दूसरे सेल में आपका Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Cu कॉपर मेटल में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ कॉपर निकालना है। तो सेम फॉर्मूला यूज कर लो जो अभी हमने यूज किया था फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या होता है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 96500 कूलम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कॉपर का वेट, किसका निकालना है, कॉपर का। तो हम एन फैक्टर भी कॉपर का ही लेंगे। तो एन फैक्टर कॉपर का कितना है 2 है। तो यहाँ से लिखो एटॉमिक मास आपको गिवन है 63.5 मल्टीप्लाई बाय करंट आपको गिवन है 2.5। एक और बात बेटा, मैंने आपको क्या बताई थी कि जब आप सीरीज में देखते हो आपका कनेक्शन कैसा हो, सीरीज में तो उसमें आई की वैल्यू सेम होती है दोनों सेल के लिए, और टाइम भी आपका सेम होता है, ठीक है। यानी कि जो पहले सेल के लिए, जो सिल्वर नाइट्रेट वाले सेल के लिए आई की वैल्यू थी वही इसके लिए होगी, और जो टाइम आपका निकला है, टाइम की जो वैल्यू निकली है वही वैल्यू इसके लिए होगी, ठीक है। तो आपकी आई है 386 सेकेंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका क्या है 96,500 कूलम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर कितना है 2 है आपका। तो वेट आपका क्या निकलेगा, कैलकुलेशन करो इससे। तो जो वेट आपका निकलेगा वो आएगा 61,277.5 अपॉन 193,000, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करना अच्छे से, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। और आपका आंसर आएगा बेटा, वो आएगा 0.3175 ग्राम। तो ये आपका निकल गया है वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं जिनमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, या फिर जिसमें वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर एन फैक्टर पूछ रखा हो वो कैलकुलेट करना है, टाइम पूछ रखा हो टाइम कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, और कोई भी एक चीज आपको पूछी होगी निकालने के लिए वो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा।
तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल नंबर 4 आपका क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। आपका कोई एक मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उस सॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइज्ड कर रहे हो, कब तक, कितने टाइम तक, 15 मिनट्स तक, विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। ठीक है, आप 1.5 एम्पियर करंट सप्लाई कर रहे हो विद बैटरी। ठीक है, कितने टाइम तक, 15 मिनट तक सप्लाई कर रहे हो। उसके बाद क्या कहा, द मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड वाज 0.000783 kg। आपके उस मेटल का जो मास डिपॉजिट हुआ है आपके इलेक्ट्रोड पे, वो कितना है, उतना kg गिवन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। आपको कैलकुलेट करना है मेटल का इक्विवेलेंट मास। बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो मोलर मास है या एटॉमिक मास है वो बहुत डिफरेंट होता है इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास आपका होता है क्या है बेटा, इक्विवेलेंट मास आपका होता है जब आप मोलर मास को या फिर एटॉमिक मास को डिवाइड करते हो n फैक्टर से, उसको आप बोलते हो इक्विवेलेंट मास। ये ध्यान में रखना है, कहीं आप इसमें डायरेक्ट मोलर मास निकाल दो और कहो कि आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हाँ, यहाँ आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो हम पहले जो आपको गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लगे हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं। पहले आपको दिया है टाइम, टाइम कितना दिया बेटा, 15 मिनट्स। तो मैंने आपको बताया था टाइम आप हमेशा सेकंड्स में लोगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, आपका क्या दिया, करंट दिया है, यानी कि आई की वैल्यू दी है, कितनी है बेटा, 1.5 एम्पियर दिया है, एम्पियर में ही चाहिए, एम्पियर ही दी है। नेक्स्ट आपका क्या है, मेटल का मास दिया है, यानी कि वेट दिया है मेटल का, कितना दिया है, 0.0000783 kg दिया है। अब आप इतनी देर से देख रहे होंगे कि हमने इतने जो इससे पहले 3 क्वेश्चन किए उनमें सब में ग्राम लिया था, इसमें केजी में दिया है। हम हमेशा मास ग्राम में ही लेंगे। क्यों बेटा, क्यों ग्राम में लेते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी लेवल पे हम इतना ज्यादा, केजी क्या होती है, बिग यूनिट होती है। ठीक है, मास की बड़ी यूनिट होती है, तो हम लेबोरेटरी लेवल पे इतना ज्यादा केमिकल यूज नहीं करते, थोड़ा केमिकल यूज करते हैं, तो हम हमेशा उसको ग्राम्स में लेते हैं। तो इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 0.783 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको वेट गिवन है उस मेटल का, मेटल का नाम नहीं दे रखा। ठीक है, तो आप एन फैक्टर भी नहीं निकाल सकते उससे। ठीक है, करंट दिया है, टाइम दिया है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। और पूछा आपसे क्या, आपसे पूछा है इक्विवेलेंट मास, पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो बेटा, W इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा यहाँ पे, n फैक्टर। मैंने अभी आपको बताया था और मैंने आपको डेरिवेशन सॉल्व करते टाइम भी बताया था, कई बुकों में यही फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास के फॉर्म में दिया होता है। तो इक्विवेलेंट मास आपका क्या है, जब आप इस टर्म को मॉलिक्यूलर मास और n फैक्टर को डिवाइड कर देते हो तो आपका आ जाता है यहाँ पे, इस टर्म की जगह आपका आ जाता है इक्विवेलेंट मास। यानी कि आपका जो फॉर्मूला है मॉडिफाई हो गया, कैसे, वेट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 96500 कूलम। ठीक है बेटा, तो एक चीज और भी अच्छी हो गई है यहाँ से कि आपको मेटल दिया, मेटल का नाम नहीं दिया, तो आप एन फैक्टर भी नहीं निकाल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली एन फैक्टर आपका यहाँ से डिसअपियर हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट मास में। ठीक है बेटा, तो देखो आपको ये निकालना है, आपको वेट गिवन है, आपको आई गिवन है, आपको टी गिवन है, और आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को एक तरफ रखो, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं फिर रखेंगे। तो W इज इक्वल टू, W की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, कहाँ है, ये रही, 0.783 ग्राम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय I की वैल्यू 1.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। ठीक है, अपॉन आपका नीचे क्या है, 96500 कूलम। ठीक है, इसको एक साइड रखो, आपको ये निकालना है, तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं EM।
इक्विवेलेंट मास, और इसको बेटा करते हैं 0.783 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम अपॉन, ये चीज अपॉन में आ जाएगी, क्या है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है बेटा, तो यहां से आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 55.97, यानी कि इक्विवेलेंट मास आपका कितना निकला है, इतना निकला है। तो सिंपली कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, तो आपका यहाँ से आपका इक्विवेलेंट मास इतना निकला है। ठीक है बेटा, तो घबराना नहीं है, इक्विवेलेंट मास को देख के इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला याद रखना है कि इसी फॉर्मूले में से ही आप डिराइव कर सकते हो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब तक हमने फैराडे फर्स्ट लॉ पे कर रहे थे सारे एग्जांपल, अब हम फैराडे सेकंड लॉ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 देखो क्या है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी और सी, उनको नाम दे दिया गया है, उनको कनेक्ट किया गया है। अब 3 है तो सीरीज में ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, और उन सेल्स में क्या है, सॉल्यूशन है किसका, ZnSO4 जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इन तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज में। उसके बाद क्या कहा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट पास किया गया है थ्रू देम, कब तक, अंटिल 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जब तक आपका सिल्वर कितना डिपॉजिट ना हो, 1.08 ग्राम डिपॉजिट ना हो, कहाँ पे, कैथोड पे। ठीक है, ऑफ सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड वी फ्लो करंट, हम कितनी देर तक करंट फ्लो करेंगे बैटरी से, देर का मतलब ड्यूरेशन मतलब टाइम होता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ कैलकुलेट करना है टाइम। आपको करंट बता दिया 1 एम्पियर, ठीक है, मास बता दिया है कि सिल्वर का कितना डिपॉजिट हुआ। अब आपको बताना है कि उस बैटरी से 1 एम्पियर करंट कितनी देर तक, कितनी ड्यूरेशन तक फ्लो किया गया है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है, फाइंड आउट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कॉपर और जिंक का मास। दूसरी बात यह है बेटा, एटॉमिक मास जो होते हैं आपके जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनके मेजॉरिटी ऑफ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया होगा मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हम ये लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गिवन चीज। ठीक है, तो बेटा देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एबीसी, ठीक है, ये गिवन है आपका। पहला गिवन है करंट, आई की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर। उसके बाद कितना है, वेट दिया है सिल्वर का, यानी कि WAG गिवन है, कितना गिवन है बेटा 1.08 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है वेट ऑफ कॉपर एंड लास्ट में वेट ऑफ जिंक Zn। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है, 3 चीज निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ हम पहले तो निकालेंगे क्या, टाइम निकालेंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने टाइम निकाला था, किससे निकाला था, बाय यूज ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ। तो हम पहले वही कर लेते हैं, क्या, वेट ऑफ सिल्वर। अब आपको सिल्वर गिवन है तो हम सिल्वर का ही फॉर्मूला लेंगे, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। अब बेटा आपको पता है कि सिल्वर जो आयन है आपका पॉजिटिव चार्ज में होता है, उसमें 1 पॉजिटिव होता है, वो क्या करता है, कैथोड के पास जाके 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और रिड्यूस हो जाता है Ag में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, n फैक्टर भी पता है, Ag का कितना है 1 है। ठीक है, आपको एटॉमिक मास भी पता है, आपको करंट गिवन है, टाइम आपको निकालना है, वेट आपको गिवन है। ठीक है, एटॉमिक मास क्वेश्चन में वैसे तो प्रोवाइड होगा, शायद मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इसका एटॉमिक मास होता है 108। ठीक है बेटा, कितना होता है 108। हालांकि मुझे याद था क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं तो प्रैक्टिस हो गई है उस पर। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन आप करोगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। तो देखो W वेट कितना है 1.08 ग्राम है, एटॉमिक मास 108 है, करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर, टाइम आपको कैलकुलेट करना है अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर 1 है। ठीक है, तो T को अलग ले लो, क्या हो जाएगा फिर आपका 1.08 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय 1
अपॉन 108 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको अगर आप कट करोगे तो यहाँ आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल। तो आपका जो टाइम आएगा बेटा, टाइम आएगा आपका 965 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपका टाइम निकल गया है। टाइम कितना है? 965 सेकेंड्स है आपका। यहाँ से देखो अच्छे से आपको दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो आपको कैलकुलेट करना है वो है वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो वेट ऑफ कॉपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीरीज कनेक्शन है, यानी कि हम फैराडे सेकंड लॉ यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो बेटा इस लॉ से भी आप करते हो तो देखो आपको क्या है, ये कैलकुलेट करना है। अगर आपको Cu की वेट कैलकुलेट करनी है तो एटॉमिक मास आपको गिवन है, एन फैक्टर है, करंट है, टी है, ए है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इसमें सेकंड लॉ करके देख लेते हैं, सेकंड लॉ से कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ आपका क्या कहता है बेटा? सेकंड लॉ आपका कहता है कि आपका वेट जो है, दो प्रोडक्ट आपके गिवन है, सपोज हमने Ag ले लिया, उनका जो रेशियो है, और यहाँ ले लिया Cu, ठीक है। कि हमने Ag का हमें पता है, इसके रेस्पेक्ट में हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सेकेंड लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, हालांकि आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, पर बेटा वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम सेकेंड लॉ का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ टू प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास किसका? सिल्वर का, और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है। मैंने आपको ये फॉर्मूला यहाँ इसलिए यूज करवाया है ताकि इस फॉर्मूले से भी आपको निकालना आ जाए, ठीक है। बेटा आपको ये गिवन है, ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये भी कैलकुलेट करने हैं। और अभी मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मास किसी का भी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एटॉमिक मास अपॉन NF फैक्टर, ठीक है। तो सेम यही है कि एटॉमिक मास, ये जो आपका एटॉमिक मास लिखा है, NF फैक्टर जब आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वहां पे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है बेटा आपका, हम Cu आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इसको एक साइड रख लो। तो WCU इज इक्वल टू क्या होगा आपका? वेट ऑफ, इसको साइड रख लो, आपका बन जाएगा वेट ऑफ Ag मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कॉपर और सिल्वर का आपको नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो हम पहले कॉपर का निकालेंगे, ECU। कॉपर का कितना होगा? कॉपर का एटॉमिक मास बेटा गिवन है 63, ठीक है। और उसका NF फैक्टर कॉपर का कितना होता है? Cu 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव होता है ना, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu में, यानी कि N फैक्टर कितना है? 2 है, तो 63/2। अब बात करते हैं हम बेटा उसकी E फैक्टर ऑफ Ag का। अगर हमें सिल्वर का N फैक्टर निकालना है तो सिल्वर का मास कितना है? 108 अपॉन N फैक्टर उसका कितना है? 1 है, यानी कि आप कह सकते हो, शॉर्टली भी आप इसको याद रख सकते हो कि सिल्वर जो मेटल है उसका जो एटॉमिक मास होता है वही उसका N फैक्टर होता है, क्योंकि उसका वही उसका इक्विवेलेंट मास होता है, क्योंकि उसका N फैक्टर 1 होता है। तो किसी भी चीज को अगर 1 से डिवाइड करोगे वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो N फैक्टर उसका इक्विवेलेंट मास सिल्वर का और एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखें तो बेटा देखो वैल्यू रखो यहाँ पे, WCU इज इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सिल्वर। सिल्वर का वेट कितना है? 1.08 ग्राम मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। कॉपर की कितनी है बेटा? 63/2 अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कितना है? 108, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू जो निकलेगी वो देखो कितनी निकलेगी। इक्विवेलेंट जो मास होगा, वेट होगा कॉपर का, वो निकलेगा 0.315 ग्राम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी यूज आपको करना आना चाहिए। आपका यहाँ से क्या निकला? वेट ऑफ कॉपर। तो आपने कॉपर का वेट निकाल लिया है, जिंक का वेट निकालना है। तो जिंक का वेट आप कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को यूज करके, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम आप यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बार हिंट दे देती हूँ। आपको पता है पहले हमने सिल्वर और कॉपर को क्यों लिया था? क्योंकि हमें सिल्वर का वेट पता था,
ठीक है, कॉपर का हमें कैलकुलेट करना था और ये हम इजीली निकाल सकते थे बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास विथ n फैक्टर। अब हमें जिंक का निकालना है बेटा, तो चाहे आप सिल्वर का ही यूज कर लो, WAG अपॉन WZN इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक का आपको निकालना है तो जिंक वाले को एक साइड रखो, WZN को एक साइड रखो, इसको उस साइड ले जाओ, तो आपका क्या होगा WAG मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag। ठीक है, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।